रेलवे के एक काफी दिलचस्प प्रशासनिक पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। ये है रेलवे प्रतिष्ठान संहिता यानी रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड खंड 2 अध्याय 20 के नियम। हाँ। ये नियम विदेश सेवा और प्रतिनियुक्ति मतलब फॉरेन सर्विस और डेप्यूटेशन से जुड़े हैं। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई रेलवे कर्मचारी अस्थायी तौर पर रेलवे छोड़कर किसी दूसरी सरकारी संस्था या पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी ऑटोनमस बॉडी में काम करने जाता है। बिल्कुल। और ये नियम देखिए सिर्फ उस कर्मचारी के लिए ही अहम नहीं है, हाँ बल्कि ये दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे जैसा इतना बड़ा संगठन हाँ। अपने कर्मचारियों को दूसरे विभागों के साथ कैसे साझा करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक संतुलन कैसे बनाए रखता है, हाँ। मतलब कर्मचारी का भी हित हो और रेलवे का भी। हाँ। और हमारा आज का मकसद भी यही है कि इन मतलब काफी जटिल लग सकने वाले नियमों को थोड़ा आसान बनाया जाए। जी। आखिर ये विदेश सेवा और प्रतिनियुक्ति है क्या, इनमें क्या फर्क है भाई? हम्म। जब कोई कर्मचारी ऐसे जाता है तो उसकी तनख्वाह, भत्ते, पेंशन, छुट्टियों का क्या होता है, कितने टाइम के लिए जा सकते हैं, प्रमोशन पर असर पड़ता है क्या? हाँ, ये सब सवाल आते हैं मन में। हाँ, तो हम इन सब पर बात करेंगे और साथ ही जो हाल के बदलाव हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे, जैसे 7वें वेतन आयोग के बाद क्या बदला या रेलवे बोर्ड के नए सर्कुलर क्या कहते हैं। बिल्कुल, लेटेस्ट जानकारी जरूरी है। और हाँ, हमारी ये सारी बातचीत रेलवे के आधिकारिक नियमों और जो समय समय पर आरबीईज आते हैं मतलब रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट सर्कुलर्स, उन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए, तो सबसे पहले इन्हीं दो शब्दों को ही पकड़ते हैं, विदेश सेवा और प्रतिनियुक्ति। सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं शायद, हाँ, लगते तो हैं। पर इनमें एक बुनियादी सा अंतर है। क्या है वो अंतर? नियम 2001 शायद विदेश सेवा के बारे में बताता है ना? हाँ, नियम 2001 विदेश सेवा फॉरेन सर्विस तब होती है जब रेलवे का कोई कर्मचारी रेलवे की मंजूरी लेकर किसी दूसरी संस्था, मान लीजिए कोई और मंत्रालय है, कोई सरकारी बैंक है या कोई यूनिवर्सिटी है, वहां काम करने जाता है। ठीक है। सबसे अहम बात यह है कि उसकी तनख्वाह, उसका वेतन उसे वही बाहरी संस्था देती है, रेलवे नहीं। अच्छा। लेकिन उसका जो मूल अधिकार या पद रेलवे में है, जिसे लीन कहते हैं। हाँ, लीन। हाँ, मतलब उसका अपनी मूल जगह पर एक तरह का दावा जी। या हक वो बना रहता है। वो टेक्निकली तो रेलवे का ही कर्मचारी है, बस अस्थायी तौर पर बाहर काम कर रहा है और सैलरी भी वहीं से ले रहा है। ठीक है, तो विदेश सेवा में वेतन बाहरी संस्था से मिलता है, ये क्लियर हो गया। फिर प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन क्या है? वो नियम 2003 में है शायद। जी, नियम 2003। प्रतिनियुक्ति थोड़ी अलग है। ये भी एक अस्थायी व्यवस्था ही है, कर्मचारी बाहर जाता है इसमें भी। हम्म। लेकिन यहाँ वो अपने रेलवे कैडर का ही हिस्सा बना रहता है ज्यादातर, और वेतन भी अक्सर रेलवे की नियमों के हिसाब से ही तय होता है। अच्छा। हाँ, भले ही उसका भुगतान बाहरी संस्था करे या रेलवे, ये मतलब अरेंजमेंट पर निर्भर करता है। लेकिन उसका जो मूल पद है, सब्सटेंटिव पोस्ट, वो रेलवे में सुरक्षित रहता है। ओके। और जब अवधि पूरी होती है तो वो निश्चित रूप से अपने रेलवे पद पर वापस आ जाता है। तो मुख्य अंतर वेतन के स्रोत और कैडर संबंध में है। विदेश सेवा में वेतन पक्का बाहर से, प्रतिनियुक्ति एक तरह की अस्थायी पोस्टिंग ज्यादा है। समझ गई। मतलब दोनों ही सूरतों में कर्मचारी ऐसे ही उठ के नहीं जा सकता, रेलवे की इजाजत तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, बिना मंजूरी के नहीं। तो ये मंजूरी देता कौन है? नियम 2002 शायद इसी बारे में है। हाँ बिल्कुल, मंजूरी के लिए अथॉरिटीज तय हैं। ग्रुप ए और बी के जो गजेटेड ऑफिसर हैं, उनके लिए आमतौर पर रेलवे बोर्ड या फिर जोनल रेलवे के महाप्रबंधक मतलब जीएम वो मंजूरी देते हैं। वहीं ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए मंडल रेल प्रबंधक, डीआरएम या विभाग के प्रमुख एचओडी वो भी अधिकृत हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई बदलाव भी हुआ है क्या हाल में, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए? हाँ, हुआ है। प्रक्रिया को थोड़ा सरल और तेज बनाने के लिए डीओपीटी का एक 2010 का आदेश था, जिसे रेलवे ने भी अपनाया, जैसे आरबी 12011 में इसका जिक्र है। तो कुछ मामलों में प्रतिनियुक्ति की मंजूरी के अधिकार एक सीमित अवधि के लिए जीएम और डीआरएम को भी दिए गए हैं। अच्छा, तो लोकल लेवल पे हो जाता है। हाँ, इससे फाइलें दिल्ली तक जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही निपट जाती हैं, थोड़ी तेजी आती है। अच्छा, ये तो हुई प्रक्रिया की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद कर्मचारियों के लिए सबसे अहम होता है, पैसा। हाँ जी, बिल्कुल। यानी वेतन और भत्ते। प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले को क्या मिलता है? नियम 2004 और 2018 इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण नियम है, 2004 और 2018। देखिए, कर्मचारी को उसका रेलवे वाला मूल वेतन यानी बेसिक पे वो तो मिलता ही रहता है। ठीक है। इसके साथ ही उसे एक विशेष भत्ता दिया जाता है। इसे कहते हैं प्रतिनियुक्ति भत्ता
या डेप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंस। हम्म। ये एक तरह से आप कह सकते हैं अतिरिक्त जिम्मेदारी या नई जगह पर काम करने का मुआवजा है। और इस भत्ते की रकम कैसे तय होती है? मैंने सुना है 7वें वेतन आयोग के बाद इसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आरबी 164/2017 इसने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसे रिवाइज किया है। अब नियम ये है, अगर कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति उसी शहर या स्टेशन पर है, जहां वो पहले था। हाँ, जहां उसका रेलवे का मूल पद था, तो उसे अपने बेसिक पे का 5% मिलेगा प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में। लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है, एक सीलिंग है, 4,500 रुपए प्रति माह। अच्छा, 4,500 मैक्सिमम। और अगर उसे किसी दूसरे शहर या स्टेशन पर भेजा गया है तब ये भत्ता बढ़ जाता है। ये हो जाता है मूल वेतन का 10% और अधिकतम सीमा भी बढ़कर 9,000 रुपए प्रति माह हो जाती है। 10% या 9,000 रुपए, जो भी कम हो। नहीं, 10%, मैक्सिमम 9,000 तक। अच्छा, मैक्सिमम 9,000, समझ गए। हाँ। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है, जैसा नियम 2014 में बताया गया है। क्या? ये भत्ता सिर्फ काम करने वाले दिनों के लिए मिलता है। ओह। अगर कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के दौरान किसी लंबी छुट्टी पर है, मान लीजिए अर्न्ड लीव पर चला गया, तो उस छुट्टी की अवधि के लिए भत्ता नहीं मिलेगा। ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, ही छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली हैं। चलिए वेतन भत्ते से आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि जब कर्मचारी मान लीजिए 3-4 साल बाहर काम कर रहा है, तो क्या उसकी रेलवे की नौकरी में वो अवधि गिनी जाएगी? सर्विस ब्रेक तो नहीं हो जाएगी? हाँ, ये बहुत वाजिब चिंता है। खासकर पेंशन और छुट्टियों के हिसाब से। नियम 2005 शायद इस कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। हाँ, नियम 2005 और 2006 ये दोनों ही इसी चिंता का समाधान करते हैं। नियम ये है कि विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति की जो अवधि है, उसे रेलवे सेवा का ही हिस्सा माना जाता है। सर्विस में कोई ब्रेक नहीं लगता। अच्छा, ये तो राहत की बात है। लेकिन इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। शर्त? वो क्या है? शर्त यह है कि जिस बाहरी संस्था में कर्मचारी काम कर रहा है, मतलब जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसे 2 तरह के अंशदान कंट्रीब्यूशन नियमित रूप से रेलवे को जमा करवाने होते हैं। ओके, कौन कौन से? पहला है पेंशन अंशदान, पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये इसलिए जरूरी है ताकि कर्मचारी की पेंशन के लिए रेलवे के पास फंडिंग एक तरह से बनी रहे। और अगर वो संस्था ये जमा ना करे तो फिर क्या? यहीं पर नियम 2013 की चेतावनी आती है। अगर ये अंशदान समय पर जमा नहीं होते तो रेलवे उस अवधि को पेंशन योग्य सेवा यानी पेंशनेबल सर्विस में गिनने से इनकार कर सकता है। अरे! इसका मतलब कर्मचारी की पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ रेलवे की नहीं, कर्मचारी की भी जिम्मेदारी है कि वो देखे भाई कि ये भुगतान हो रहा है या नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात बताई आपने। और आपने कहा 2 तरह के अंशदान है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है अवकाश वेतन अंशदान, मतलब लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। ये नियम 2006 में है। अच्छा। इसका मकसद ये है कि जब कर्मचारी वापस रेलवे में आए तो उसकी छुट्टियों का हिसाब किताब सही रहे और रेलवे पर अचानक से कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इसकी दरें भी कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती हैं और 7वें वेतन आयोग के बाद आरबी 154/2019 के तहत इन्हें भी रिवाइज किया गया है। ठीक है। और हाँ, एक और बात, जो नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस वाले कर्मचारी हैं, हाँ, उनके लिए आरबीई 13/2020 से एक बदलाव आया है। उनके मामले में अब पेंशन अंशदान की जगह उधार लेने वाली संस्था को एनपीएस में जो नियोक्ता का हिस्सा होता है, एम्प्लॉयर्स शेयर, हाँ, 10% या 14% जो भी लागू हो, हाँ, जो भी लागू हो वो जमा करना होता है। अच्छा, तो ये कंट्रीब्यूशन जरूरी है ताकि कर्मचारी का रेलवे से वित्तीय और सेवा संबंधी नाता वो बना रहे। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि व्यवस्था कितने समय तक चलती है। नियम 2007 के अनुसार आमतौर पर ये अवधि कितनी होती है? सामान्य तौर पर डेप्यूटेशन या फॉरेन सर्विस की जो शुरुआती अवधि होती है वो 3 साल होती है। 3 साल, जिसे अक्सर 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, पर कुछ विशेष मामलों में अगर जनहित में जरूरी समझा जाए तो इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। कितना? क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है? हाँ है। नियम 2021 और जो डीओपीटी के जो दिशा निर्देश हैं, जिन्हें रेलवे ने आरबीई 124/2014 के जरिए लागू किया, वो बताते हैं कि सामान्यतः कुल अवधि 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल। लेकिन बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में रेलवे बोर्ड की विशेष मंजूरी से इसे अधिकतम 7 साल तक खींचा जा सकता है। 7 साल मैक्सिमम। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, हर एक्सटेंशन के लिए तीनों पक्षों मतलब कर्मचारी, रेलवे, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट और बाहरी संस्था जहां वो काम कर रहा है, तीनों की सहमति जरूरी होती है। ओके। और जब भी अवधि पूरी हो जाती है, मान लीजिए 5 साल या 7 साल, तब क्या होता है?
नियम 2008 शायद वापसी के बारे में है, रिवर्जन। बिल्कुल। नियम 2008 साफ कहता है कि अवधि पूरी होने पर कर्मचारी को अनिवार्य रूप से अपने मूल विभाग यानी रेलवे में वापस लौटना, रिवर्ट करना होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कर्मचारी को बाहरी संस्था का काम बहुत पसंद आ गया या वहां कोई बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है और वो वापस रेलवे में नहीं आना चाहता, तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, इसके लिए नियम 2016 में 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, कर्मचारी रेलवे सेवा से त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे। दूसरा, वो बाहरी संस्था में स्थायी समायोजन मतलब परमानेंट अब्जॉर्प्शन के लिए आवेदन करे। परमानेंट अब्जॉर्प्शन। हाँ, अगर बाहरी संस्था उसे स्थायी रूप से रखने को तैयार है और रेलवे बोर्ड भी इसकी मंजूरी दे देता है, तो कर्मचारी रेलवे सेवा से मुक्त होकर उस संस्था का स्थायी कर्मचारी बन जाता है। लेकिन ये मंजूरी मिलना मतलब आसान नहीं होता। हाँ, रेलवे अपनी जरूरतें देखेगा। बिल्कुल, रेलवे अपनी संगठनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि अवधि पूरी होने से पहले ही कर्मचारी को वापस बुला लिया जाए या वो खुद वापस आ जाए? हाँ, नियम 2022 इसकी इजाजत देता है। अगर जरूरत पड़े तो रेलवे या बाहरी संस्था दोनों में से कोई भी 30 दिन का नोटिस देकर प्रतिनियुक्ति को समय से पहले समाप्त कर सकता है। ठीक है। अब एक और अहम सवाल जो बहुत से कर्मचारियों के मन में आता होगा कि भाई अगर मैं 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर चला गया या चली गई तो क्या मेरा प्रमोशन रुक जाएगा? हाँ, ये चिंता रहती है। मेरे जूनियर मुझसे आगे निकल जाएंगे। नियम 2010 और 2017 शायद इसी से जुड़े। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और अच्छी खबर यह है कि नियम इसका ध्यान रखते हैं। प्रतिनियुक्ति पर जाने से प्रमोशन रुकता नहीं है। अच्छा। कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र बना रहता है। जब भी रेलवे में उसके बैच की पदोन्नति का पैनल बनेगा, उसका नाम भी उस पर विचार के लिए रखा जाएगा बाकायदा। और अगर उसका प्रमोशन हो जाता है तो वो तो बाहर काम कर रहा है, तो उसे सामान्यतः प्रो फॉर्मा प्रमोशन दिया जाता है। प्रो फॉर्मा वो क्या होता है? इसका मतलब है कि उसे पदोन्नति का लाभ तो मिल जाता है, जैसे वेतन में वृद्धि हो गई, लेकिन वो काम बाहरी संस्था में ही करता रहता है। जब वो रेलवे वापस लौटता है तो उसे उसके प्रमोटेड पद पर पोस्टिंग मिलती है। अच्छा। कुछ मामलों में कर्मचारी चाहे तो प्रमोशन लेकर तुरंत रेलवे वापस भी आ सकता है, ये विकल्प रहता है। लेकिन बाहरी संस्था में काम करते हुए रेलवे को कैसे पता चलेगा कि कर्मचारी का प्रदर्शन कैसा है? प्रमोशन के लिए तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए होती है, एपीआर। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, इसका भी इंतजाम है। नियम 2025 कहता है कि कर्मचारी की एपीआर रिपोर्ट वही बाहरी संस्था तैयार करेगी जहां वो काम कर रहा है। ओके। और फिर उसे रेलवे को भेजा जाएगा। इससे रेलवे के पास उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रहता है। और अब तो ये प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। कैसे? आरबी 33/2023 के अनुसार इसे ई-एपीआर प्रणाली यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। सब कुछ डिजिटल। अच्छा, ऑनलाइन हो गया सब। हाँ, इससे पारदर्शिता और तेजी दोनों बढ़ी हैं। और वेतन वृद्धि का क्या? सालाना इंक्रीमेंट वो मिलता रहता है? हाँ, अगर कर्मचारी का काम संतोषजनक है तो नियम 2011 के अनुसार, जिसे आरबी 76/2018 ने भी दोहराया है, उसे प्रतिनियुक्ति के दौरान भी नियमित रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रहती है। ठीक है। यानी करियर की प्रगति रुकती नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुशासन के मामले में डिसिप्लिनरी कंट्रोल वो हमेशा रेलवे का ही रहता है। ये नियम 2009 में है। अच्छा। अगर कोई गंभीर अनुशासनहीनता का मामला सामने आता है तो कार्रवाई करने का अधिकार रेलवे के पास ही सुरक्षित रहता है, भले ही कर्मचारी उस समय कहीं और काम कर रहा हो। ठीक है, ये तो हुई करियर और अनुशासन की बात। अब कुछ और प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, जैसे प्रतिनियुक्ति पर जाने और वापस आने के लिए जो ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है, उसका क्या होता है? नियम 2015 कुछ कहता है? हाँ, नियम 2015 के तहत कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति स्थल पर ज्वाइन करने जाने और वापस अपने मूल स्थान पर आने के लिए रेलवे के नियमों के अनुसार ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। और यात्रा भत्ता टीए और दैनिक भत्ता डीए भी मिलता है। ओके। और मेडिकल फैसिलिटीज, अगर बीमार पड़ जाएं तो इलाज कहाँ होगा, रेलवे हॉस्पिटल में या बाहर? नियम 2023 के अनुसार आमतौर पर कर्मचारी को वही चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं जो बाहरी संस्था अपने कर्मचारियों को देती है। अच्छा। उसे रेलवे की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उस दौरान सामान्यतः नहीं मिलता। और रेलवे पास और पीटीओ का क्या? प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ये तो रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा है। हाँ, ये बहुत बड़ा पर्क है। लेकिन सामान्य नियम यह है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान रेलवे पास और पीटीओ की सुविधा निलंबित रहती है, सस्पेंडेड रहती है। ओह, मतलब नहीं मिलती? हाँ, आमतौर पर नहीं मिलती। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में रेलवे बोर्ड चाहे तो अनुमति दे सकता है, पर यह आम नहीं है। इसी तरह एलटीसी यानी अवकाश यात्रा रियायत
हाँ, LTC। वो भी कर्मचारी को बाहरी संस्था के नियमों के अनुसार ही मिलती है, अगर वहां ऐसी कोई सुविधा है तो। ये नियम 2024 में है। और छुट्टियां लेने के नियम कौन से लागू होते हैं, रेलवे वाले या उस बाहरी संस्था वाले? नियम 2019 कहता है कि छुट्टियों के मामले में ज्यादातर ये नियम ही लागू होते हैं। अच्छा। जब तक कि दोनों संस्थाओं के बीच कोई खास समझौता ना हुआ हो, यानी कर्मचारी को उतनी ही छुट्टियां मिलती हैं जितनी उसे रेलवे में मिलती, जैसे अर्न लीव, हाफ पे लीव वगैरह। ठीक है। एक और विकल्प का जिक्र है नियम 2020 में जो पेंशन से जुड़ा है, ये क्या है? हाँ, ये कर्मचारी को एक चुनाव करने का मौका देता है, एक ऑप्शन। वो चुन सकता है कि उसकी पेंशन की व्यवस्था रेलवे के नियमों के तहत ही चलती रहे, जिसके लिए बाहरी संस्था पेंशन अंशदान देगी, जैसा हमने पहले बात की, या फिर अगर बाहरी संस्था की अपनी कोई पेंशन योजना है तो वो उसमें शामिल होना चाहता है। अच्छा, तो ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन है, लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है, क्योंकि एक बार चुन लिया तो फिर बदला नहीं जा सकता है, ये फाइनल होता है। ठीक है। और जब सब कुछ पूरा हो जाता है, प्रतिनियुक्ति समाप्त होती है, कर्मचारी वापस आ जाता है, तब नियम 2026 क्या कहता है? फाइनल क्या होता है? नियम 2026 एक तरह से पूरी प्रक्रिया का कह सकते हैं सुखद अंत है। कर्मचारी अपने मूल पद पर रेलवे में वापस लौटता है। उसकी पिछली सेवा जो उसने प्रतिनियुक्ति पर बिताई, वो पूरी तरह से निरंतर मानी जाती है, कंटिन्यूअस मानी जाती है। ओके। वो अपनी वरिष्ठता यानी सीनियरिटी, वेतन वृद्धि, पेंशन लाभ और भविष्य के प्रमोशन के अवसरों का पूरा हकदार रहता है, मानो वो कभी बाहर गया ही ना हो। बहुत अच्छा। बस शर्त वही है कि सारे जरूरी अंशदान, वो पेंशन वाले और लीव सैलरी वाले, वो समय पर जमा हुए हों। तो कुल मिला के हमने देखा कि रेलवे की विदेश सेवा और प्रतिनियुक्ति से जुड़ी नीतियां काफी विस्तृत हैं। हाँ, काफी डिटेल्ड है। इसमें परिभाषा, मंजूरी प्रक्रिया, वेतन भत्ते तय करने के तरीके, पेंशन और छुट्टियों के जरिए सेवा की निरंतरता कैसे बनी रहे, कितने समय के लिए जा सकते हैं, वापसी के नियम, प्रमोशन और इंक्रीमेंट से करियर की सुरक्षा, और दूसरी सुविधाओं जैसे यात्रा भत्ता, चिकित्सा पास, PTO, LTC वगैरह पर भी स्पष्ट निर्देश है। सार ये है कि रेलवे कर्मचारियों को बाहर जाकर अनुभव लेने का मौका तो देता है, बिल्कुल, लेकिन उनकी सेवा शर्तों और हितों की पूरी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि भारतीय रेलवे जैसा विशाल संगठन कितने व्यवस्थित तरीके से अपने मानव संसाधन का प्रबंधन करता है। सही। वो कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजकर उनके कौशल का, उनकी एक्सपर्टीज का व्यापक उपयोग भी करता है, और ये भी पक्का करता है कि उनका मूल संगठन से जुड़ाव न टूटे और वापसी पर उनकी जगह सुरक्षित रहे। ये दिखाता है कि संगठन लचीला भी है और अपने कर्मचारियों का ध्यान भी रखता है। और इन नियमों में लगातार जो संशोधन होते रहते हैं, जैसे आपने बताया 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना, या NPS अंशदान को शामिल करना, या EAPR जैसी डिजिटल प्रक्रियाएं अपनाना, ये भी दिखाते हैं कि रेलवे इस व्यवस्था को समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढाल भी रहा है। निश्चित रूप से ये एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। ये नियम प्रक्रिया को तो काफी हद तक स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए जी। खासकर नियम 2016 के संदर्भ में, जो बाहरी संस्था में स्थायी समायोजन, परमानेंट अब्जॉर्प्शन की बात करता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी वजहें या परिस्थितियां होती होंगी जब एक अनुभवी रेलवे कर्मचारी रेलवे की नौकरी छोड़कर स्थायी रूप से किसी दूसरी सरकारी संस्था में ही बस जाने का फैसला करता है। मतलब क्या खींचता होगा उन्हें वहां? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जब ऐसे अनुरोध रेलवे बोर्ड के पास आते होंगे तो बोर्ड किन व्यापक संगठनात्मक हितों को, या कर्मचारी की विशेषज्ञता को, या शायद भविष्य की जरूरतों जैसे पहलुओं को तौलकर वो मुश्किल फैसला लेता होगा कि हाँ, परमानेंट अब्जॉर्प्शन दे दें या ना दें? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। ये व्यक्तिगत करियर की आकांक्षाएं और संगठन की जरूरतें, इनके बीच का जो संतुलन है, उस पर रोशनी डालता है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।